तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रेप्टाइल मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ये करती हुई देखने को मिल रही है। तो आप में से किसी सब्सक्राइबर ने बोला था इस पर वीडियो लाने के लिए, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग, यानी टोटल मिलाकर इस मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी बताएंगे। पहले हम इसकी मूवी आपको बताना यानी एक तरह से स्टोरी आपको बताना चालू करते हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, और आप भी अपनी जिस मूवी के बारे में जानना चाहते हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। क्या पता अगला एक तरह से वीडियो आपकी उस एक तरह से कमेंट के ऊपर हो, तो आप जल्दी से जाकर नीचे कमेंट कर दें। दोस्तों अब हम इस मूवी के बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और ज़बरदस्त एक तरह से क्राइम थ्रिलर फिल्म के बारे में, जिसका नाम है रेप्टाइल। जी हाँ दोस्तों, ये OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में आपको देखने को मिली है। ये 2030 की अमेरिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसका डायरेक्शन संभाला है ग्रीक सिंगर्स ने, और पहली फिल्म फीचर फिल्म निर्देशांक में किया है, और एक स्क्रिप्ट राइटिंग पटकथा में उन्होंने बेंजामिन विलियम और पॉर्निन डेल टोरस के साथ अपना सहलेखन भी किया है, और एक कहानी उन्होंने वेबर के साथ सहलेखी है। फिल्म में डेल टोरस मुख्य भूमिकाओं में है। उनके साथ जस्टी टेम्बलेक और एली से सिल्वेर और एंट्रो एस्ट्रोड और डोमन कोल्बिस और माइक पीटर है। दोस्तों इसका डायरेक्शन एक तरह से मुख्य रूप से ग्रैंड सिंगर्स ने किया है, और साथ ही साथ इसकी एक तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग की बात की जाए तो एक तरह से इसके जो एक तरह से ग्रेट सिंगर्स और साथ ही साथ बैंगन ब्रे और बैनी बी टोल द्वारा किया गया है। स्टोरी की बात की जाए तो मुख्य रूप से इन्होंने बेंजिन ब्रेज ने लिखी हैं, और प्रोडक्शन की बात की जाए तो मेली स्टीम और थाड़ा लैकलिस और ट्रेड लालमिक ने लिखी है। दोस्तों इसमें अभिनेता आपको बॉर्निक टेलर टोरो, साथ ही साथ जस्टिन टी ब्लैक और एलिस सिल्वरस्टोन, साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो माइकल ग्रीव लास्कीज और एडिटिंग इसकी केविन हिकमैन्स ने की है। म्यूजिक की बात की जाए तो यारा एलजाज एल ग्रूटमैन ने, और प्रोडक्शन कंपनी ब्लैक लेबल मीडिया और नेटफ्लिक्स द्वारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। रिलीजिंग जैसा कि मैंने बताई 7 सितंबर 2030 को इसे TIFS में रिलीज़ किया गया था, और 22 सितंबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 29 सितंबर 2022 को इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दिया गया। 136 मिनट टोटल इसकी लेंथ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे रिलीज़ किया गया है। लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है। इसका प्रीमियम 7 सितंबर 2030 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 19 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग से पहले 22 सितंबर को 2030 को संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनिंदा सिनेमाघरों में से लॉन्च किया गया। स्कारबोल मैन में एक युवा स्टेट एजेंट और साथ ही साथ मिशन हत्यारे के बारे में इसकी स्टोरी है। एक कठोर जासूस एक ऐसे मामले में सच्चाई को उजागर करने का प्रयास करता है जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा लगता है, और ऐसा करने के लिए वह अपने जीवन में भ्रम को खत्म कर देता है। टॉम रिकोल्स एक जासूस के रूप में बोलियन डेल टोरो, और पीड़िता के प्रेमी विल्स गोर्टन्स के रूप में जस्टिन टेम्बलेक, साथ ही साथ टॉम की पत्नी जूडिथ निकोल्स के रूप में एलिस सिल्वरस्टोन, साथ ही साथ इसी के साथ एली फ्लूस के रूप में माइकल कार्मेन पीटर एक संदीप है। डेनी क्लिस एक जासूस और टीम के साथी के रूप में एंट्रा एसोड, और निकोल्स के मित्र जासूस वेलेस के रूप में डॉर्मे कॉल्ब्रेट, और पीड़िता के रूप में पति शेमन ग्रिफ्ट, और भी कई कलाकार आपको देखने को मिले हैं। दोस्तों इसका एक तरह से प्रोडक्शन 26 अगस्त 2021 को नेटफ्लिक्स क्राइम थ्रिलर स्किट और रेप्टाइल का निर्माण करने के लिए तैयार था, जिसमें संगीत वीडियो निर्देशक ग्रेट सिंगर अपनी निर्देशक फीचर फिल्म की शुरुआत करने के लिए तैयार है, और मेल्थी स्टीम ट्रेल और नालबिक सेट स्टोन और थारा लेबनिक और बैनी डेल और टोरो को रोचन स्मिथ है। फिल्म का निर्माण करेंगे 14 अक्टूबर 2021 को सिंगर और पियास को सहलेखन के लिए श्रेय दिया गया। इसको मुख्य रूप से 26 अगस्त 2021 को घोषणा की
और इसके साथ डेली टोन और जस्टिन टेमरोड को फिल्म में कास्ट लिया गया। 30 सितंबर 2021 को एल्सन सिल्वोट, माइक ब्रिट और एट्रो एस्ट्रोड, साथ ही साथ ऑरवेंट्रिक और कैथरीन डायरेंस को फिल्म में लिया गया। 14 अक्टूबर 2021 को माइक एनवलिस और थार्ड कार्लिस और साथ ही साथ जेम्स डॉर्बन और माइक बस्टिन्स को फिल्म में लिया गया। 15 अगस्त 2021 को ऑस्ट्रेलिया जोल्जेंस में फिल्मांकन शुरू हुआ। फिल्म के स्कोर यारा एल्जाल ग्रोरेट ने की थी, जिसका क्रोथन भी है। इसी के साथ रिलीजिंग की बात की जाए तो रेप्टाइल का प्रीमियम 7 सितंबर 2023 को टोरलेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मैंने बताया जैसा कि हुआ, और 22 सितंबर को ये रिलीज कर दी गई। रेटिंग की बात की जाए तो वेबसाइट रोड टमेटोज पर 65 रेटिंग में इसे 42% पॉजिटिव रेटिंग यानी अच्छी बताया गया है, और साथ ही साथ और इसकी औसतम रेटिंग 5.4 है 10 में से। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 20 आलोचनाओं के आधार पर फिल्म को 100 में से 53 का स्कोर दिया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और इसी के साथ इसके बारे में मैं आपको सारी कुछ डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले इस मूवी के जो ग्रेट एक तरह से सिंगर्स जिनका नाम है, सिंगर स्टोरी राइटिंग में अपना दोनों में अपना हाथ बटोरा है, उनके बारे में बात करते हैं, और डायरेक्शन में भी अपना हाथ बटोरते हुए नजर आए हैं। दोस्तों ग्रोट टेलर सिंगर इनका नाम है, और 30 जुलाई 1995 को इनका जन्म हो। एक अमेरिकन सिंगर और संगीत, वीडियो और वाणिज्य एक से डायरेक्टर हैं, जिन्हें द वीक्रेड, स्पाइन फेरिस और साथ ही साथ इसी के साथ एरियन पिंक और स्पिन जैसी कलाकारों के साथ काम के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ ग्रेट टेलर्स गायक इनके सिंगर हैं। 30 जुलाई 1995 को इनका जन्म हुआ था। 38 साल टोटल इनकी उम्र है। इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी बताऊंगा, तो इसलिए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के साल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप सभी तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए कंटिन्यू ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फिर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर ही देंगे। दोस्तों अब हम इस मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी बताने वाले हैं, और सारी कुछ डिटेल के अंदर हम इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में जान रहे थे। तो अब कंटिन्यू रखते हैं इनके बारे में। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले अपने करियर में द रिपेटिल्स इनकी पहली डायरेक्टर थी, और इन्होंने इसे लिखा भी था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कैर बरसाती भी है। और शॉर्ट फिल्म इन्होंने मैनिमा 2016 लिखी थी। डॉक्यूमेंट्री भी ये आपको 7 मेडलिस्ट इन टोरलेट 2020 में देखने को मिल चुके हैं। साथ ही साथ म्यूज़िक भी बहुत बढ़िया इन्होंने तैयार किए हैं, कई ट्रैक तैयार किए हैं। दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बता दी हैं, और अब हम इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में जानेंगे, जिनका नाम है मोली स्थिप्ट, एक अमेरिकन थ्रिलर निर्देशक, और 1988 से 2030 तक वॉशिंगटन डीसी में एरन स्टेज की कलात्मक निर्देशक है। इस अवधि के दौरान उन्होंने 200 कार्यालयों का निर्माण करते हुए एक अमेरिकन नाटकों और आवाज़ों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इसके अलावा उन्होंने एल्डेस ने क्रमशालों और युगल्स द्वारा 150 कार्यों के रूप में करने में मदद की है। उन्होंने द मिडन सेट ऑफ अमेरिकन थिएटर नाम का एक कोप्लेक्स के विकास और डिज्नाइट का अभिनय और नेतृत्व किया है, जो 2010 में पूरा हुआ था। इस परियोजनाओं में 2 मजदूर थिएटर और नवीनीकरण और तीसरे थिएटर का निर्माण और साथ ही साथ कार्य को सैन पर लाने के लिए संबंधित स्थान शामिल है। इसके साथ एरिस वॉशिंगटन में सबसे बड़ा क्षेत्र थिएटर और कैनेडियन सेट के बाद दूसरा बन गया। 1980 में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में थ्रिलर में मास्टर डिग्री और पूरी करने के तुरंत बाद स्टीम ने अपने गृह नगर जूनो आल्कोस और पोस्टन थिएटर का स्थापना की। उन्होंने 1988 के कलात्मक निर्देशक के रूप में थिएटर में अपने समुदाय के निर्माण के अलावा उन्होंने उभरते अमेरिकन नाटकों के नए कार्यों के कई विश्व प्रीमियम का निर्देशक दिया।
दोस्तों इनके बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं। जूनो लास्का में एक थिएटर परिवार में जन्मे और पले बड़े। थीम्स कॉलेज और एक एजग्रूट स्कूल के ऑनर्स 48 में चले। उन्होंने कैथोलॉजी यूनिवर्सिटी और 1958 में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में थिएटर में मास्टर डिग्री प्राप्त की। वे जूनो लौट आए और जहां उन्होंने 1980 में उन्होंने प्रेजेंट थिएटर की स्थापना की। स्टीन ने 1988 तक कलात्मक निर्देशक के रूप में कंपनी का नेतृत्व किया। स्पिन ने प्रेजेंट थिएटर में कई विश्व प्रीमियम आयोजित किए और साथ ही साथ इसी के साथ 1988 में थ्रीन वॉशिंगटन लौट आया जब उन्हें एरिन स्टेज के कलात्मक निर्देशक के रूप में चुना गया। उनका जोर स्थापित ऑनलाइन नाटकों और दोनों के लिए अमेरिकन नाटकों के निर्माण को प्रोत्साहित करने में, आयोग और कार्यशालाओं के माध्यम से लेखन को विकसित करने के लिए, नई आवाज़ को प्रोत्साहन करने के लिए अमेरिकन कहानियों पर ध्यान केंद्रित करने पर रखा। उनके नवचोर ने न केवल नाटकों और कलाकारों की संख्या में वृद्धि की बल्कि इसके परिणाम स्वरूप एजन स्टेज के अधिक विभिन्न दर्शक वर्ग की भी समान आए। उन्होंने एरन डी डोरिंड सीरीज की स्थापना की जिसमें लगभग 60 नाटकों का वाचन और वर्कशॉप किया, जिसमें से कई को बाद में पूर्ण स्थापित मिला। पावर प्लेस पहले के माध्यम से 2016 से 2024 तक एरस ने अमेरिकन इतिहास से संबंधित 25 नए नाटक शुरू किए। साथ ही साथ दोस्तों मिस्र में कनाडा शो वेस्टिन 2007 और ब्लूफिन रिटायर्ड थिएटर और ट्रेंडिंग रिटायर्ड कंपनी और टोटल मेटोनिस थिएटर और साथ ही साथ स्टीन ने सनराइज थिएटर में लेबल साहित्यकार के रूप में काम किया। उन्होंने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में एरियन स्टेज क्रूज का गठन किया। परिषद प्रमुख अमेरिकन नाटकारों में बने और विकास को बढ़ावा देती हैं और स्टीन अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यात प्राप्त कलाकारों को एरियंस में लाते हैं। वे थिएटर कंपनियों ग्रुप के बोर्ड के साथ स्टैंड ऑफ और इसके साथ इंटरनेशनल थिएटर डेवपेड के सदस्य। उन्होंने 2 फीचर फिल्म का निर्देशन किया, रेबल्स ब्लड 1997 और ब्रेजिन थीम्स के सह कलाकार उपन्यास डेड ऑन ए पुलिसन रूपांतरण के लिए और जूनस में फिल्माया गया एक प्रमुख समुदाय प्रयास जिसमें एक स्थानीय कलाकार और अतिरिक्त कलाकार शामिल थे। उन्होंने मार्केटिंग वॉशिंग 1999 में निर्देशन किया। 2014 में स्टीन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रॉबर्ट बैड ग्रीसन के अध्यक्ष में एक समारोह में एक लंबे समय के साथ सुजेन ब्लू स्टार ब्लोन से शादी की। उनकी मुलाकात एलास में हुई। ये समारोह एरियन के परिसर के लिए कॉर्बेट केड में आयोजित किया गया है जिसमें बाहरी और छत पर रियन हॉल्स में साकर समारोह आयोजित किया गया। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैं आपको और डिटेल बताता हूँ। इसमें मैंने अमेरिकन नाटक कलाकारों और आवाज़ के साथ केंद्र के रूप में एंड्रिज स्टेंज में विकास का नेतृत्व किया और नाटकों में सही लगभग 200 कृतियों का निर्माण किया। उन्होंने कई नए कार्यों का निर्देशन किया और विभिन्न अभिनेताओं और निर्देशकों को प्रस्तुतियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। लगभग 150 कार्यों एरियन स्टेज पर वाचक और कार्यशालाओं और संबंधित फिल्मों में उत्पादन किया और 2016 से 2004 तक अमेरिकन इतिहास से संबंधित कुल 25 नाटकों का कमीशन किया। 2010 में पूरा हुआ और मिस्टर सेट ऑफ अमेरिकन थिएटर उनकी विरासत में एक नया है और स्टीम टॉक्स और अमेरिकन विश्वविद्यालय में मानक डॉक्टर की उपलब्धि प्राप्त है। उन्होंने 26 जनवरी 2013 को बंदूक नियंत्रण के लिए नेशनल मॉल पर एक मोर्चे का आयोजन किया। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ डिटेल बताई हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और जहां तक हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और दोस्तों अब हम इस मूवी के अगले कैरेक्टर के बारे में जानेंगे जो कि इस मूवी को एक तरह से बहुत ही ज़बरदस्त खास बनाता है। लेकिन उससे पहले हम इसके एक प्रोड्यूसर बच चुके हैं थॉर्ड लुक ब्लिस के बारे में जानेंगे जो कि इस एक तरह से मूवी को प्रोड्यूस करने में अपने हाथ बटोरते हुए नजर आए हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बेसिक डिटेल से जानकारी देना चालू करता हूँ। दोस्तों इनका जन्म 24 अप्रैल को हुआ था, 24 अप्रैल 1975 को।
और ये इस इंडस्ट्री में बहुत ही ज़बरदस्त और कई अरसों से काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस भी इस इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया है और साथ ही साथ दोस्तों एक अमेरिकन अभिनेता निर्माता है और जिन्हें अगस्त 1999 से नवंबर 2010 तक CBS सोप ऑप्शन द यंग एंड द स्टैंड में JT हेम्पस्टीन की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने दिसंबर 2017 में JT की भूमिका दोहराई और 2023 के बीच में। साथ ही साथ थेडियंस रोबन नेबलिस इनका नाम है। 24 अप्रैल 1975 को इनका जन्म हुआ। 48 साल इनकी उम्र है। एडनिट ऑक्सहोम USA में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है, निर्माता है। 1999 में इनका एक तरह से सक्रिय वर्ष है और इस इंडस्ट्री में आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ एमिलियस हेनरी से 2007 को इन्होंने इनसे शादी की है। इनके 2 बच्चे भी हैं। थर्ड एंग्लिस का एक सामान्य जुड़ाव और भाई ट्रेंड है जो उसने 12 मिनट छोटे और ट्रेंड नेबलिस एक वकील है जो कि ऑर्थन एल्जिस में रहते हैं। टेलीविजन श्रृंखला लो एंड ऑर्डर और क्रीमिंग एटेंड और टू द बॉय इन डेब्यू नीट कैम्प के अंतिम एपिसोड में ट्रेड समीक्षा रूप में सामने जुड़ाव हत्या के शिकार और शिकारी चित्रण शव के बैंगल्स में लेटी हुई शव के रूप में दिखाई दी है। साथ ही साथ ट्रेविस ने मार्च 2007 में यंग एंड सीन्स के सह कलाकार ओमी हैन से शादी की, जबकि शो में उनके किरदार के भी एक तरह से बारे में बताया गया हुआ है। हैंड्स के मायके वैद्री से छिपे शादी से हुई बड़े अगस्त का सौतेला पति है। उनकी पहली संतान एक बेटी एंडीन रोवन का जन्म 2 नवंबर 2007 को हुआ। उनकी दूसरी संतान एक बेटी जोजिन मार्च का जन्म 17 सितंबर 2009 को हुआ और 1 मार्च 2017 को लेग्बिस अपूर्णतः मतभेद का हवाला देती हुई हेरन से तलाक लेने के दायरा किया। हालांकि 2019 के अंत में उनका तलाक नहीं हुआ। साथ ही साथ लेग्बिन बोल्सन खेलन और साथ ही साथ जिम से जाना पसंद है। वह कभी कभी हॉलीवुड नाट्स बास्केटबॉल टीम के लिए खेलती हैं। उन्होंने ऑलकिसहोम विश्वविद्यालय के बिजनेस फाइनेंस में पढ़ाई की है। लेग्बिन्स साथी अभिनेता लूस लेग्बिन्स के चचेरी भाई है और कोलमिड ल्यूसियन बॉस दामाद और मनोजन्मक ल्यूजिब्नेस के पति हैं। फिल्म निशांग लाना और लिली वोजन से भी अधिक दूरी से रिश्ते में है। द यंग एंड रेस्टेन जेस हैमरिस के रूप में अपनी भूमिकाओं के अलावा थर्ड फिल्म्स में कई प्राइम टेलीविजन शो में अंतिम भूमिका निभाई है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए आपको जितनी कुछ डिटेल हो पाएगी वो बताने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आप भी हमारा पूरा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिए। तो दोस्तों इन कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। उनकी अन्य भूमिका मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आपको देखने को मिली है। एसबोर पैराडाइज लोस्ट 2014 और ड्रैग माफिया मुख्य रूप से पैलबो स्कोरबार 2010 में द वॉलमेयर के रीमेक लूज टेबल में देखने को मिले। तो दोस्तों इस मूवी के जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में मैं आपको अब सारी कुछ जानकारी दे रहा था। प्रोड्यूसर हो चुके थे और इसके साथ मैं जो कैरेक्टर आपको जो रोल्स में देखने को मिले हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं और इनकी पहले भी कई सुपर हिट मूवीज आपको देखने को मिल चुकी हैं। तो इनके बारे में जानते हैं। पहले मैं बात करूंगा जस्टिन रेंटर टेम्बलैंग के बारे में। दोस्तों 31 जनवरी 1981 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन सिंगर और एक म्यूजिशियन है, रिकॉर्ड निर्माता है और एक अभिनेता है। 28 मिलियन से भी अधिक रिकॉर्ड की बिक्री के साथ वह दुनिया के सबसे अधिक बिकने वाले संगीत कलाकारों में से एक है और साथ ही साथ वह दुनिया के सबसे अधिक बिकने वाले संगीतों के साथ साथ टेम्बलैंग कई पुरस्कार और प्रशंसाओं के प्राप्त करता है, जिनमें 10 ग्रैमी पुरस्कार, 4 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, 3 ब्रिटेन पुरस्कार, 9 बिल्डोन संगीत पुरस्कार और गोन राइटर्स हॉल ऑफ फेम द्वारा सम्मानित आइकन पुरस्कार और साथ ही साथ माइकल जैक्सन वीडियो एंड क्रिप्ट फिल्म फेस्टिवल और साथ ही साथ बिल्डोन्स के अनुसार वह और टॉप 100 के इतिहास में सबसे उच्च प्रदर्शन के लिए मैंने एकल पुरस्कार भी इन्होंने अपने नाम किया है।
दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको वो सारी कुछ जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा जहां तक हो पाएगा, और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं, तो आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम तो इनके बारे में आपको सारी कुछ जानकारी आपको मैं देता हूँ। दोस्तों मुख्य रूप से इन्हें जस्टिन रोल्डेन टैमरोज के नाम से इन्हें जाना जाता है और 31 जनवरी 1981 को इनका जन्म हुआ था। तकरीबन 42 साल इनकी उम्र है। मैफिन्स टेनियस यूएसए में हुआ और नोब्रिस विश्वविद्यालय हाई स्कूल से ये ग्रेजुएट है। सिंगर है, म्यूजिशियन है, रिकॉर्ड निर्माता है और एक कैरेक्टर के रूप में इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 1992 में से इस इंडस्ट्री में कंटिन्यू आपको देखने को मिले हैं और जॉन राइट द्वारा इसका एक तरह से प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये एक डिस्ट्रोग्राफर, फिल्मोग्राफर, साथ ही साथ एक प्रोड्यूसर और साथ ही साथ वीडियोग्राफर भी है। मुख्य रूप से जोसेफ बिल्स इनका एक तरह से जीवन साथी यानी इनकी पत्नी का नाम है और इनके 2 बच्चे हैं। साथ ही साथ इन्होंने तकरीबन अपने करियर के अंदर कई अवार्ड्स जीते हैं। तो इसकी रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो 7 दिसंबर 2023 को इसे रिलीज़ किया गया था TIFS में, यानी एक फंक्शन हुआ था उसके अंदर इसे रिलीज़ किया गया पहले, और उसी के बाद इसे 22 सितंबर 2023 को इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कई कंट्रियों में रिलीज़ किया गया। साथ ही साथ इसी के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको 29 सितंबर 2030 को नेटफ्लिक्स द्वारा इसे डब कर और मल्टीपल लैंग्वेजों में से रिलीज़ किया गया OTT प्लेटफॉर्म के तौर पर। दोस्तों ये आपको देखने को मिली है और ये इंडिया के अंदर भी अवेलेबल है और मल्टीपल लैंग्वेजों में अवेलेबल है, हिंदी के अंदर, और आप बाकी अपनी कंट्री के हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक एक तरह से प्रोवाइड करा दूंगा, उससे जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों इसी के साथ इसकी लेंथ की बात की जाए तो 136 मिनट इसकी टोटल लेंथ है और अमेरिका के अंदर इसे बनाया गया है पूरी मूवी को। तो इसकी बेस्ट जो लैंग्वेज है जिसमें इसे शूट किया गया है वो इंग्लिश है। बाकी आपको मल्टीपल लैंग्वेजों में प्रोवाइड कराई गई है नेटफ्लिक्स डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा, और नेटफ्लिक्स डब ने इसे बहुत बढ़िया डब किया है। दोस्तों अब हम इसी के साथ इसके प्रोडक्शन के बारे में और डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ इसी के साथ इनके लैबी टैब्स जोबन एरसी टेनिस है। साथ ही साथ वेबसाइट भी आपको मैंने प्रोवाइड करा दी है और मैफिस टेनिस में जन्मे और पले पड़े हैं। ये वह 1990 के दशक के अंत में बॉय बैंड और NSY इसके मुख्य सिंगरों में से एक हैं। दोस्तों इसी के साथ ये इस इंडस्ट्री के अंदर एक तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिले हैं और बैक टू बैक इनका सपोर्ट रहा है। और साथ ही साथ इसी के साथ 70 बिलियन रिकॉर्ड्स की बिक्री के साथ ये समय के सबसे अधिक बिकने वाले बॉय बैंड में एक बन गए हैं। टिमरोन के पहले एल्बम एक तरह से जस्टिफाई 2002 ने उनके पहले एकल हिट एकल क्राइम में एवरेज और रो यो ब्रॉड के प्रस्तुत किया है। उनके समीक्षा उदाहरण पसंद से दूसरा एल्बम फ्यूचर सेक्स एल्ब्राउट 2006। साथ ही साथ इसी के साथ आपको कंटिन्यू देखने को मिला है। साथ ही साथ इसी के साथ बिल्डोन्स 2000 के शीर्षक पर रही और लगातार बिल्डोन्स को जन्म दिया और टॉप 100 मंथ्स में सेक्स बैंक्स में टिम रोड पर आधारित है। दोस्तों इसी के साथ उनके पहले 2 एल्बम बिक्री 100 मिलियन प्रति से भी अधिक हो गई। उन्होंने RIAA द्वारा 3 गुना प्लेटिन प्रमाण प्राप्त हुआ। समवर्ती रूप से टिम रोड्स ने कई सफल गानों पर अन्य कलाकारों के साथ सहयोग किया, जिनमें 2006 में द लॉन्डन आइलैंड वायरल हिट और साथ ही साथ 2007 में मुख्य रूप से 50 सेट की आयरन टेक्नोलॉजी और बाद के टीएंस के डैन एंड जोन्स है। साथ ही साथ 2008 से 2012 तक टिमलेंस ने अपने अभिनय करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने संगीत करियर को रोक दिया। साथ ही साथ द लव गुरु 2008, द सोशल नेटवर्क 2010 और बैड टीचर 2021, साथ ही साथ पेंडस विद फोनिस 2011 और इन टाइम 2011। उन्होंने 2013 में अपने तीसरे और चौथे एल्बम साथ ही साथ द 2020 एक्सपीरियंस और द 2020 एक्सपीरियंस 2 में अपना रिकॉर्ड करियर फिर से शुरू किया। दोनों एल्बमों में ब्लोडन 2000 के शीर्षक स्थापित किए और हॉट 100 के शीर्षक 10 में मुख्य रूप से देखने को मिले। टोल फ्रेंचाइजी 2016 से 2023 के बीच में पहुंच की आवाज़ दी। पहली फिल्म के साउंड ट्रैक में उनका 5 US नंबर पर एक शामिल था। साथ ही साथ बुनसन 2018
साथ ही साथ ये 2018 के कई वर्षों के छठे सबसे अधिक बिकने वाले एप्पल एल्बम में एक तरह से समाप्त हुआ। जिस्टिन डेनिस टेम्ब्रोज इनका एक तरह से नाम है और साथ ही साथ 31 जनवरी 1981 को मैफिन टेनिस में हुआ था इनका जन्म। साथ ही साथ इसी के साथ चेस गांस बोर्डन निर्देशक चार्ल्स रिकॉर्ड टेम्ब्रोज के पुत्र हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। और साथ ही साथ जोल्स हिशनपुरी से दूसरी शादी टेम्ब्रो के 2 सौतेले भाई और जोनथन और स्टीफन हैं। उनकी सौतेली बहन लोरा कैथरीन 1987 में जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो गई। और एल्बम NSYNC में उनकी स्वीकृति और MI एल्बम्स में उन्हें एक उल्लेखनीय दिया। उनके परिवार मेंडल्स में कई संगीतकार शामिल हैं। उनके दादा ने उन्हें जॉन क्रिस और विलियम्स नेल्सन जैसे संगीत कलाकारों की एक तरह से गतियों के अंदर परिचित किया। एक बच्चे के रूप में प्रदर्शित करते हुए टेम्ब्रोन ने देश के समुदाय संगीत पाया। 11 साल की उम्र में वह टेलीविज़न शो स्टार सर्च और साथ ही साथ उन्होंने 1960 और 70 के दशक में एल ग्रीन और साथ ही साथ गॉर्बिन गो जैसे लव और उन्होंने अपने पिता के साथ इंग्लिश और बोल सेक्स के स्टूडियो एल्बम सुनने के लिए सत्र सहयोग किया। 1993 और 1994 में वह द ऑन न्यू लिक माउंट क्लब में माउंटेड थे, जहां उनके सहपाठियों में भावी प्रेमिक और साथ ही साथ गायिका ब्रिटेन स्पेन और भावी टोर्नेट क्रिस्टी, साथ ही साथ इसी के साथ रियंस सैंगमेंट्स और केरी रेशन शामिल थे। साथ ही साथ क्रिस क्रिप्टोन्स ने एक साथ रखा और बोर्ड मेड मैरिज और ल्यू कॉन्डले द्वारा विद्रोहित किया गया। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ सारी कुछ जानकारी आपको दूंगा। इनके करियर के बारे में बात करते हैं 1995 से 2000 के बीच में। साथ ही साथ सारी कुछ जानकारी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा मैं जहाँ तक हो पाएगा। तो दोस्तों इनके बारे में बात की जाए तो बॉय बैंड NSYNC का गठन 1985 में हुआ। उन्होंने 1986 में यूरोप में उनका करियर शुरू हुआ और टेम्पलेक्स और चेरजन ने उनके 2 प्रमुख गायकों के रूप में काम किया है। 1998 में समूह अपने शीर्षक डेब्यू स्टूडियो एल्बम रिलीज के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुखताओं में उभरे, जिसकी 11 मिलियन प्रतिनिधि बिकी। और उनके दूसरा एल्बम नो स्टिम एटेड 2000 के सबसे सप्ताह में 2.4 मिलियन प्रति बिक्री हुई। साथ ही साथ दोस्तों के साथ 2002 के शीतकालीन ओल्कन और सुपर ब्राउन XXLY हैमंड शो और बैड ने दुनिया भर में 70 मिलियन से भी अधिक की रिकॉर्ड बेचे, जो इतिहास में 5वें सबसे ज़्यादा बिकने वाले बॉन्स बेड बन गए। 2000 में टेम्बलिस और द वंडरफुल वुड ऑफ डिज्नी फिल्म बॉड हेवंस में दिखाई दिए। उन्होंने जेम्स साम नाम एक मॉडल की भूमिका निभाई, जो कि एक स्टैंड के दूसरे मॉडल समझकर उससे प्यार करने लगते हैं। और उनके स्वयं के एक तरह से स्टारडम के बढ़ने और बॉय बैंड के लोकप्रिय में माने हुए गिरावट के कारण NSYNC का विघटन हुआ। और साथ ही साथ 2002 तक तब समूह अंतराल में चला और सदस्य प्रतिबंध परियोजनाओं के अनुसार उन्होंने नए संगीत पर काम शुरू करने के लिए नियमित टीम और नेचंद कैरियर्स और साथ ही साथ इसी के साथ साझेदारी की। साथ ही साथ टिम्ब्रोस ने मूल रूप से 2001 के आसपास माइकल जैक्सन के लिए एक गॉन लिखा, लेकिन उन्होंने एक तरह से गाना बंद कर दिया और इसके बजाय इसे NYC द्वारा रिकॉर्ड किया गया। साथ ही साथ 2020 में एक पूर्वव्यापी लेखन में बिलबोर्ड सेलिब्रिटी के समूह और हास्य संगीत साथ ही साथ बड़े एकल करियर के बीच मन से तैयार करने वाले एक तरह से थे। साथ ही साथ अगस्त 2002 में टिम्बरलैंड ने 2002 और MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने अपने पहले एकल और लाइव आई लव यू का प्रीमियम किया और बिलबोर्ड हॉट 100 और 11वें UK स्टीन चार्ट पर दूसरे नंबर पर पहुंचा। उनका पहला एकल स्टूडियो एल्बम जिस नवंबर में रिलीज हुआ था और सप्ताह में इसने 4 लाख तकरीबन कॉपीज बेच ली थी। बिलबोर्ड 200 का दूसरा सबसे नंबर 1 रहा। साथ ही साथ 200 दुनिया भर में 10 मिलियन से भी अधिक प्रांतीय ने बेची। साथ ही साथ 2003 की गर्मियों में टेम्बलेक्स ने क्रिस्टियन एग्लूस ने जिस्टिन टूनसू की है बटोरी और उसी वर्ष बाद में उन्होंने एक गाना I Am Lovin' It रिकॉर्ड किया, जिसमें मेट्रोस ने अपने I Am Lovin' It में अभिनय किया और
6 मिलियन की कमाई की। उनके शुरुआत में जस्टिन वर्ल्ड टूर के बाद मुख्य रूप से देखने को मिले और नेरिया के 2003 के रिक्विल एल्बम में शामिल किया गया और 2002 के अंत में टेम्बलिक्स फंड में प्रदर्शन होने वाले पहले सेलिब्रिटी बने जो कि मशहूर हस्तियों को चमका देने के लिए एक क्रिस्टन क्रूज द्वारा बनाया गया था। साथ ही साथ इसी के साथ दोस्तों सेंटेड नाइट लाइव की 2003 एपिसोडों में एस्टन क्लेचर वाले एक नाटक में सहलेखन और कीबोर्ड जिम्स और फोर्स के साथ ये शो में बिग बोन्स के साथ देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ फरवरी 2004 में उसने CBS टेलीविजन के साथ अपनी परफॉर्मेंस जताई जो कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ फरवरी 2004 में हुस्टन ने CBS टेलीविज़न नेटवर्क प्रसारित हुई और साथ ही साथ इसी के साथ उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और साथ ही साथ सुब्रन ब्राउन घटना के बाद टेम्बलूस ने कई फिल्मों में अपने अभिनय करियर के लिए अपने रिकॉर्डिंग करियर को रोक दिया। अपने करियर के शुरुआत में उन्होंने कुछ फीचर फिल्मों में अभिनय किया और इस दौरान उन्होंने पहली भूमिका एडिसन क्रूज में एक पत्रकार के रूप में निभाई जिसमें 2004 में फिल्माया गया और 18 जुलाई 2006 को डायरेक्ट टू वीडियो रिलीज प्राप्त हुई और एल्फ डॉग्स जैसे फिल्म में दिखाई दिया और उसने होम रिचर्ड और साथ ही साथ 18 मई 2007 को रिलीज की गई और वह एक युवा एल्डन जोन्स के रूप में भी दिखाई दिए। साथ ही साथ उन्होंने अन्य कलाकारों के साथ रिकॉर्ड जारी रखा। साथ ही साथ उन्होंने 2005 में ब्लैड आइट PG और उनके एल्बम मेकिंग एजेंट्स के साथ देखने को मिले। साथ ही साथ 5 मई 2005 को हुए ऑपरेशन में उनके गले से एक गांठें हटा दी गई और उन्हें कम से कम कुछ महीनों पर तक जोर ना देने और गाने ना गाने की सलाह दी। और साथ ही साथ इसी के साथ टिम्बलेस ने अपना दूसरा स्टूडियो एल्बम फ्यूचर सेक्स और लाइव साउंड एक तरह से 12 सितंबर 2006 को जारी किया गया और उसने भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। साथ ही साथ एल्बम का मुख्य एकल सेक्सी बैंक डिमरोड द्वारा 2006 के MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में रिलीज़ किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी बताता हूँ। जनवरी 2007 में टेम्बलेक्स फ्यूचर सेक्स एल्बम टूर शुरू हुआ और एल्बम के एकल के बाद मुख्य रूप से ये बिकने लगे। साथ ही साथ 100 नंबर 1 स्थान पर पहुंचा। साथ ही साथ जून 2007 में टिम्बलेस ने 13 नवंबर 2007 को रिलीज हुए एक डुरेट के एल्बम रेड गवर्नमेंट के लिए एक नाइट रन और हॉलीवुड डांस गीत का सह लेकर निर्माण और गायन किया। साथ ही साथ 55 सेट के तीसरे एल्बम क्रेडिट्स में उपस्थिति दर्ज कराई और 2008 की शुरुआत में चली गई परियोजनाओं में माइकल म्यूल्स की कॉमेडी लव इन गुरु 20 जून 2008 को रिलीज हुई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको और भी कई जानकारी इनके बारे में देता हूँ। 2008 में टिम्बलेक्स और TIA के बीच एक सहलेखन और डेट इन कौन TIO के छठे स्टूडियो में एल्बम के साथ बातचीत चली। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और 1 दिसंबर 2009 को इसे जारी किया गया। 2010 के अंदर टिम्बलेस ने अपने अभिनय करियर बढ़ाया। उन्होंने प्रशंसित फिल्म द सोशल नेटवर्क 2010 में नेस्टन संस्थापक सीनियर पार्ट्स की भूमिका निभाई और साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी तो बता ही चुका हूँ। और टिम्बलेस ने जून 2012 में अपने तीसरे स्टूडियो एल्बम 2020 एक्सपीरियंस पर बिना किसी नियम और या किसी अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम शुरू किया और जनवरी 2013 में संगीत उद्योग में अपना वापसी की घोषणा की। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ डिटेल बताता हूँ। टिम्बलेक्स ने व्हाइट हाउस के ईटर रूम में आयोजित राष्ट्रपति पार्क ओबामा द्वारा आयोजित इनप्रोट एंड द हाउस में क्वेश्चन में प्रदर्शन भी किया था। टिम्बलेस का चौथा स्टूडियो एल्बम द 2020 एक्सपीरियंस 2 ऑफ 30 सितंबर 2013 को रिलीज हुआ और बिलबोर्ड 2000 पर नंबर पर शुरू हुआ। साथ ही साथ दोस्तों के साथ इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी तो बता चुका हूँ। लास वेगस के MGM ग्रैंड ग्राउंड ने एरन में 2000 से 2000 एक्सपीरियंस वर्ल्ड टूर के अंतिम तिथि को प्रदर्शित करने के रूप में देखने को मिले।
और साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया थी। टेमलेक्स ने इसी के साथ दिस वर्क एनिमेशन, म्यूजिक, कॉमेडी, टॉस एंड एनी ब्रेड के साथ मुख्य रूप से किरदार को आवाज़ दी और फिल्म नवंबर 2016 में रिलीज हुई और 2000 में इसके सीक्वल्स रोल वर्ल्ड टूर के लिए वापस आए और उन्होंने फिल्म के मूल संगीत प्रस्तुति करते हुए कार्यकारी संगीत निर्माताओं के रूप में काम किया। मुख्य एकल क्रॉस स्पॉन द ब्रिम 6 मई 2016 को जारी किए गए और टेम्ब्रोस की सीट गार्ड बोर्ड और व्यूसिन में टेलीविजन के साथ मुख्य रूप से देखने को मिले। 14 मई 2016 को यूरो सॉन्ग्स और परियोजनाओं में 2016 के साथ एकल ने यूएसओ बिल्ड हॉट 100 पर नंबर शुरू किया। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी बताता हूँ। 2016 में अपने 5वें स्टूडियो एल्बम के बारे में बोलते हुए टेम्ब्रोस ने कहा कि मुझे लगता है कि अमेरिका में जब एक मैं बड़ा हुआ हूँ वह बहुत प्रभावशाली है और मुझे भी इसने बहुत मोटिवेट किया है। उनका 5वां स्टूडियो एल्बम मैन ऑफ द वुड 2 फरवरी 2018 को जारी किया गया। इसने 2 दिन पहले उन्होंने 4 फरवरी को मनीष मिशन सुपर प्लॉट आई वे शो में मुख्य भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैन ऑफ द वुड उस समय की सबसे अधिक प्रथम सप्ताह की बिक्री के साथ बिलबोर्ड 200 के शीर्षक पर रहा, जिसमें कुल लगभग 290 इकाई बेची और मैन ऑफ द वुड टेम्ब्रोन पर लगातार चौथा नंबर 1 एल्बम और सबसे अधिक रिकॉर्ड ईस्टर्न एशियन में अमेरिका में नंबर 1 पर आया। साथ ही साथ ट्रोन्स वर्ल्ड टूर की घोषणा के बाद टेम्ब्रेस ने इंस्टाग्राम पोस्ट की और एक श्रृंखला के माध्यम से कई कलाकारों के साथ संबंधित सहयोग को छेड़ा। तो दोस्तों इसी के साथ कंटिन्यू इनके बारे में जानना चालू करते हैं और सारी कुछ जानकारी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों इनकी पर्सनल डिटेल भी मैंने आपको सारी कुछ एक तरह से बताई थी, जानकारी भी मैंने आपको बताई है और साथ ही साथ और भी कई जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। दोस्तों इसी के साथ इनकी पब्लिक इमेज बहुत बढ़िया है। फिल्मोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी मॉडल बिहेवियर्स 2000 के अंदर देखने को मिले। साथ ही साथ इडसन 2005, अल्फा डॉग्स 2006 और ब्लैक स्नैक मोस 2006 और द अपॉन रोड 2009। साथ ही साथ बैड टीचर 2011 और इन टाइम 2011। साथ ही साथ रनर 2013। साथ ही साथ ट्रोलर 2016 और साथ ही साथ पैलमर्स 2021 और रेप्टाइल्स 2023 के अंदर ये मुख्य रूप से देखने को मिले हैं। साथ ही साथ ये इसी के साथ आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो मूवी है बहुत ही एक दूसरे से हट के इसका कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में मैंने स्टोरी तो आपको बता दी है, बाकी आप जाकर 1 टाइम इसे वॉच कर सकते हो। लेकिन आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसे देख पाए और आप भी एक तरह से अपनी जिस भी मूवी या सीरीज के बारे में अपडेट या एक्सप्लेनेशन या कुछ भी जानना चाहते हो, चाहे अपकमिंग वीडियोस हो या अपकमिंग मूवी हो, उन सभी पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम इसी के बारे में और जानते हैं और इसके कास्टिंग के बारे में थोड़ी डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ, यानी कौन कौन से कैरेक्टर आपको देखने को मिले उनके बारे में जानते हैं। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में ट्रेलर्स बैड ट्रूकोट। दोस्तों ये जो मूवी थी इसके अंदर भी आपको एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में एज देखने को मिले थे। दोस्तों इसी के साथ हम हमारी अगली कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है एलिसिया सिल्वर स्टोर। जन्म 4 अक्टूबर 1971 से 55 को हुआ एक अमेरिकन अभिनेत्री हैं। उन्होंने थ्रिलर द क्रश 1993 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। सर्वश्रेष्ठ ब्रेकआउट प्रदर्शन के लिए 1994 में MTV मूवी अवार्ड अर्जित किया। जब वे एरोस्टीन के गाने और करियर के लिए संगीत वीडियो में दिखाई दी तो एक किशोर आदर्श के रूप में उन्होंने अधिक प्रसिद्धि मिली। उन्होंने किशोर कॉमेडी फिल्म गुलशन में चेयर हॉर्बर्ड में शुरुआती अभिनय किया और 1995 में जिसमें उन्होंने कोलंबस पिक्चर के साथ कई $1 मिलियन का सौदा किया। 1995 में उन्होंने सुपर हीरो फिल्म बैटमैन एंड द रोब ब्रांड की भूमिका निभाई।
साथ ही साथ 4 अक्टूबर 1955 को इनका जन्म हुआ था। और सॉरी दोस्तों, 1975 को इनका जन्म हुआ था। 37 साल इनकी उम्र है। कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं और 1992 से इस इंडस्ट्री में काम करते हुए नज़र आ रही है। तो क्रिस्टोफर जॉर्किन इनके एक तरह से हस्बैंड का नाम था। ये 2005 में इनसे शादी कर एक तरह से चुकी थी और 2018 में इन्होंने तलाक ले लिया और इस संबंध से इनका एक बच्चा भी है। सिल्वरस्टोन के काल्पनिक एनबीसी श्रृंखला मिस मैच 2003 में उनकी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए टेलीविजन श्रृंखला संगीत या कॉमेडी के लिए इन्होंने गोल्डन ग्लोब नामांकन अपने नाम किया और इन्होंने फिल्म, टेलीविजन और मंच पर अभिनय करियर जारी रखा। सहकारी सिल्वरस्टोन ने पोर्टन गतिविधियों का समर्थन किया और दो कुक बुक प्रकाशित की, द क्विंटाइन 2009 और द क्राइम मामा 2014। और साथ ही साथ सिल्वरस्टोन का जन्म सैन कैलिफोर्निया में हुआ। वह स्कॉन पून और मैन एम फ्लेट ऑर्टन और साथ ही साथ डिस्टन डी सिल्वेट और मोर्टेन सिल्वेट की एक अंग्रेजी रियल एस्टेट है। वह हिलब्रूस कैलिफोर्निया में पली बढ़ी। उनके पिता का जन्म यूहिंद परिवार में हुआ और उनकी मां ने शादी से पहले रूढ़िवादी यहूद धर्म अपना लिया और सिल्वरस्टोन में बैट इसून समारोह था। जब वह कुछ साल की थी उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी और बाद में उन्होंने टेलीविज़न विज्ञापनों में एक तरह से लाया गया। पहला विज्ञापन डोमिनोज पिज्ज़ा के लिए था। उन्होंने क्रोक मीडिया स्कूल और फिर सैन मेट्रो हाई स्कूल में पढ़ाई की। उनकी पहली अपनी भूमिका 1992 में द वंडर ईयर्स में रोड स्टेन एपिसोड में केविंस की हाई स्कूल ड्रामा गर्ल्स के रूप में थी और द क्रेस में मुख्य भूमिका मिली, जिसमें उन्होंने एक किशोर लड़की की भूमिका निभाई जो एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा उसके प्यार और ठुकराने के बाद उसे बर्बाद करने का इरादा रखती हैं। और 15 साल की उम्र में फिल्म की शूटिंग शेड्यूल के लिए उपवास घंटों तक काम करने के लिए कानूनी रूप से मुक्त हो गई और इस भूमिकाओं के लिए उन्होंने 1994 में MTV मूवी अवार्ड्स में 2 पुरस्कार जीते और सर्वश्रेष्ठ निर्माता प्रदर्शन करियर में कुछ टेलीविजन फिल्म में अभिनय किया। और द क्रश में उन्हें देखने के बाद मार्टी कॉलिंस ने फैसला किया कि वह सिल्वरस्टोन का एक संगीत वीडियो में एक भूमिकाओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त होगी, जिसमें एरोसिन के लिए निर्देशन कर रहे हैं, जिसमें क्रूज कहा गया था। म्यूजिक वीडियो में सिल्मोस को नाबी हिडसन द्वारा दिखाया गया, जिसे मुख्य रूप से नाबिन छिंबान को मुख्य संस्कृतियों में परिचित करने का श्रेय दिया गया। बाद में उन्होंने 2 एर्थन वीडियो और में कास्ट किया और साथ ही साथ 3 वीडियो में फिल्मस्टोन को देखने के बाद फिल्म निर्माता एमी हैकरिंस ने उनमें लेने का फैसला किया और बढ़ती हुई कॉमेडी फ्लूस और ब्लेविन हिंसन में रहने वाली एक प्यारी लेकिन ब्रिटोन लड़की चेयर हॉस्टल में भूमिका थी। 1995 की गर्मियों के दौरान क्रिस्टन एक हिट और क्रिस्टोन्स डैलिस बन गई और साथ ही साथ 8 से 10 मिलियन से अधिक के समझौते पर हस्ताक्षर किया। पैकेज के हिस्से के रूप में उन्होंने खुद को प्रोडक्शन कंपनी फर्स्ट क्रिस प्रोडक्शन के लिए 3 साल के लिए फर्स्ट लुक ड्रिल मिली। साथ ही साथ 1995 में सिल्वरस्टोन की 3 अन्य फिल्म रिलीज हुई, ले नॉव मोड और हिट आइवल और द फेब्रिस। और साथ ही साथ अमेरिकाओं के लिए फ्रिस नाटकों को लोविन मोड में उन्हें एक फ्रांसीसी लड़के की प्रेमिका की भूमिका निभाते हुए देखा गया और ड्री क्रूटन के उपन्यास हिल्डोस के अलावा रूपांतर में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो एक कार दुर्घटना में मर जाती हैं और 2 घंटे तक पुनर्जीवित हो जाती हैं। और साथ ही साथ रॉबर्ट क्रूज उनके 1970 के संग्रह में उनकी एक लघु फिल्म में आधारित प्रिंस सॉन्ग्स और डिस्क्रेंस थे और 1996 में उन्होंने डायरेक्ट टू वीडियो थिएटर और टू क्राइम में एक कैथलीन स्कूल छात्रा के रूप में अभिनय किया जो कि किशोर लड़कियों के हथियारों की तलाश कर रही थी। उनकी अगली भूमिका बैटमैन एंड द रॉबर्ट्स 1997 में बराबर विल्सन और पेलग्रिस थी। 1960 में मिलर का बजट था और फिल्म ने दुनिया भर में 238 मिलियन की मामूली कमाई की और वेस्टर्न के रूप में उनकी भूमिकाओं को आलोचनीय और दुर्वतीय समीक्षाएं मिली जिन्होंने फिल्म को सभी समय की सबसे खराब फिल्मों में से एक माना।
और सिल्वर ने दुनिया भर में खराब अभिनेताओं के लिए रेफरल पुरस्कार भी जीता, लेकिन इस भूमिकाओं के लिए किड्स चॉइस अवार्ड में ब्लिपन पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा 1997 में सिल्वर की प्रोडक्शन कंपनी एक्शन बेगन्स की पहली फिल्म रिलीज हुई। फिल्म ने एक अपेक्षित युवती की भूमिका निभाई जो अपने अमीर पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने अपहरण और साजिश रचती हैं, लेकिन वास्तव में वह एक कार चोर द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। फिल्म अमेरिका में केवल 14.5 मिलियन डॉलर्स की कमाई करती हुई नजर आई। आलोचनाओं में इसे औसतम रेटिंग दी गई और बोस्टन फ्रोज द पास्ट 1999 में मुख्य फिल्म कलाकारों के रूप में अभिनय किया और इसमें ब्रैडन फ्रीज और क्रिस्टोफर वोर और सह कलाकार थे। साथ ही साथ सीसी स्पेंस फिल्म के प्रति आलोचनाएं प्रतिक्रिया मिलती जुलती रही और साथ ही साथ जिसमें इसे सेवी स्तर पर 40 मिलियन डॉलर्स की मामूली कमाई की। जॉनसन ने फोरमैन द न्यूयॉर्क पोस्ट में एक समीक्षाओं में कहा कि सिल्वर उस किसी भी व्यक्ति को गलत साबित करना है जिसमें भयानक बैटमैन और रोबन्स के दुर्भाग्य के कारण उसे छोड़ दिया था। वह एक सख्त लड़कियों के रूप में काफ़ी विनिश्चित थी जिसमें जीवन में सफल कुछ देते हुए रोमांस छोड़ा। 1990 के दशक में उनकी सार्वजनिक प्रोफाइल और फिल्म करियर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई और अगले दशक के लिए सिल्वर ने सुर्खियों से निकार कर लिया और छोटे पैमाने की फिल्मों में थिएटर पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला चुना और कैथरीन ब्रैड द्वारा निर्देशित विल्सन सॉफ्टवेयर के नाटक का फिल्म रूपांतरण लव से लव ए लॉस 2000 में सिल्वर ने फ्रांस की राजकुमारी की भूमिका निभाई और एक ऐसी भूमिका जिसके लिए उन्होंने गाने और डांस करने के लिए आवश्यकता थी, जबकि आलोचनाओं प्रतिक्रिया समीक्षित थी। फिल्म को सीमित नाटकीय रिलीजिंग की गई और हालांकि अपने सभी संवादों को पूरा तरह से सहज नहीं थी, लेकिन अपने चित्रण में आश्चर्यजनक रूप से विश्वसनीय है। सिल्वर ने कार्यकारी ने 2001 से 2005 तक कनाडियन एनिमेटेड टेलीविजन प्रेस में मुख्य भूमिका और फिल्म्स का निर्माण और आवाज़ प्रदान की। इस अवधि के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता कॉमेडी ग्लोबल हैंसी 2002 और एक रॉक बैड वेस्टिंस की भूमिका निभाई। इसके विपरीत पीटर ट्रू और जॉन क्लैड और द ग्रिजन के सह संस्करण में कैथलीन टर्नर और जेसी बिग्स के साथ ब्रोडन की शुरुआत की, जो 2002 और 2003 के बीच मात्र थिएटर में चले। साथ ही साथ सिल्वर ने 2003 में एनबीसी टेलीविजन श्रृंखला मिस बैच में क्रेट फोक्स के रूप में लॉस एंजल्स वैवाहिक वकील्स के रूप में हस्ताक्षर की, जो कि एक हाई एंड मचोरमियंस के रूप में काम कर रही है। केवल 11 एपिसोड प्रसारित होने के बाद शो को रद्द कर दिया और इन्हें भगा दिया गया और वेरन ने शो की समीक्षाएं लिखी। ये शर्म बताते हुए कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आज ये शो बंद हुआ है। और 2004 में सिल्वर ने स्कूबी डूबी डू 2 मोस्टर एंड सोन में एक समाचार रिपोर्टर्स की भूमिका निभाई, जो कि सारा मिशेल गोल और फ्रेडिन फ्रीज जूनियर्स के साथ खलनायक बनी थी। नकारात्मक आलोचनाओं प्रतिक्रियाओं के बावजूद फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर 181 मिलियन डॉलर्स की कमाई की। कॉमेडी ब्यूटी शॉप 2005 में नो नाइस की दुनिया फिल्म फ्रेंचाइजी की स्पिन ऑफ में सिल्वर क्वींस तालडीन के साथ अटलांस क्षेत्र में सेलियंस के एक भोले और चुबन बिल्स स्टोन्स की भूमिका के रूप में देखने को मिले और इसने लगभग 40 मिलियन डॉलर्स की कमाई की। उनकी अगली फिल्म थ्रिलर लाइसेंस बिक्यून्स यू और 2005 में एक डीवीडी रिलीज हुई और सिल्वर ने 2005 में फॉक्स के साथ क्वींस बी नामक एक पायलट एपिसोड किया, जहां उन्होंने भूमि पूर्व हाई स्कूल प्रोम क्रिस की भूमिका निभाई, लेकिन यह था उत्पादन हेतु नहीं उठा सका और 2006 में उन्होंने लिक कॉल्स नाम की एबीसी नाटक में एक लो फर्म में काम करने वाली महिला के रूप में अभिनय किया। लेकिन क्वीन बी की तरह इस पायलट को श्रृंखला के लिए चुना गया।
और जेसी सेक्शंस द्वारा निर्देशित एस्टन पैटलस और ईवा मैग्रोस और क्लीरी राउंस द्वारा सह अभिनय और एक्शन जासूसी फिल्म स्टोन ब्रेक 2006 में सिल्वर स्टोन्स ने गुप्त एजेंट बने और एक किशोर की करीब दोस्त की भूमिका निभाई और $40 मिलियन के बजट के बावजूद फिल्म ने दुनिया भर में $30 मिलियन की कमाई की। आलोचनाओं ने इसे काफ़ी हद तक खारिज कर दिया। यूएस न्यूज़ ने सिल्वरस्टोन को उनकी भूमिकाओं में बिल्कुल भयानक बताया, जबकि व्यू लंदन में टिप्पणियों की अभिनेताओं की ओर से मजबूत समर्थन था। निर्माता फिल्म में उन्हें एक लंबी अनुपस्थिति के बाद अपने गृहनगर लौटने वाली एकल मां की भूमिका मिली और हॉलमार्क हॉल ऑफ फेम टेलीविजन फिल्म कैटियस ऑन स्टीन और कैथली पैटलियोस की किताब पर आधारित है। सिल्वर स्टोन्स ने अपना थिएटर पर काम जारी रखा और अगली बार वह डेलिन मॉर्टन्स के बोस्टन बेरीज 2007 में दिखाई दी। यह नाटक था जो उच्च वर्ग की महिलाओं के बीच संबंधों की खोज कर रहा था, जहां अभिनेत्री ने वहां भूमिका निभाई जिसे लॉस एंजेलिस टाइम्स ने अंजाम और अंतिम भावनात्मक रूप से वर्णित किया। प्रोडक्शन को लॉस एंजेलिस और गर्लफ्रेंड फ्रोटनेस थिएटर में प्रस्तुति की गई, जिसमें वेरिएट ने लिखा कि सिल्वर स्टोन्स ने शो चुरा लिया है और उनका स्कोर उच्चारण अच्छा है। साथ ही साथ 2008 में से एक सिल्वर स्टोन्स ने मैगन स्मूल्स के साथ एक और प्रशंसनीय ABC पायलट रिलीज़ किया गया जो कि ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए नजर आया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैंने आपको अपडेट बताई, जहाँ तक हो सके मैंने पूरी कोशिश की है इनके बारे में जितनी भी जानकारी हैं, जितनी डिटेल है वो अच्छे से आप तक पहुँच सके। बाकी कुछ और चीज़ या छूट जाती हैं या कुछ एक तरह से रह जाता है तो आपको सीधा नीचे कमेंट करना है और प्यारा सा कमेंट करते ही आपकी जो एक तरह से कमेंट है वो मेरे तक पहुँच जाएगा और मैं डेफिनेटली उस पर बहुत जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जहाँ तक हो सकेगा मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम जानेंगे हमारे एक तरह से इस कैरेक्टर के करियर के बारे में थोड़ी और जानकारी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको और भी क्या डिटेल है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप भी दोस्तों हमारा पूरा सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों इनके करियर के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में मैंने आपको कई अपडेट बताई थी और 90s में इन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है और अभी इनके बारे में मैं आपको अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जो अचीवमेंट्स इन्होंने अपने करियर के अंदर दी हैं हमारे लिए और साथ ही साथ इनकी जो परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में बात करते हैं। सिल्वरस्टोन एक पशु अधिकारी के पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं। वह 1988 में एक पशु अधिकारी बैठक में भाग लेने के बाद शाकाहारी बन चुकी थी और उन्होंने कहा, मुझे मैं एहसास हुआ कि ये एक तरह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक पशु प्रेमी के रूप में जो कि जानवरों को एक तरह से खाती थी। उन्होंने कहा कि उन्हें बचपन में शाकाहारी एक तरह से जानबूझकर एक तरह से नहीं खिलाया जाता। 8 साल की उम्र में इच्छाओं में एक तरह से अंडे रखना ठीक होता है और इसलिए वर्षों में हमेशा मैं शाकाहारी बनने की कोशिश कर रही हूँ और एक तरह से बन रही हूँ। उन्होंने टीका विरोधी रुख, चना वैज्ञानिक आहार और जीवन शैली बिल्कुलों को बढ़ावा देने के लिए शाकाहारी और चिकित्सक आध्यात्मिक लोभों के बारे में उनके दावों के कारण उनकी आलोचनाओं की गई और 2004 में प्रोटन द्वारा सिल्वरस्टोन्स को सबसे सेक्सी महिला एक तरह से शाकाहारी चुना गया। 2007 में वे शाकाहार की कलाकन करने वाले पैड की एक प्रिंटर विज्ञापन और 30 सेकंड के विज्ञापन में एक जैसे दिखाई दी और टीवी शॉट के बाद वे कॉस्टम केबल द्वारा हुसैन और टेक्शन बाजार से हिट हो गई और 2016 में उन्होंने समूह में आई विल ग्रेटन नेट और उन्हें विरोधी विज्ञापनों में से एक में मुख्य रूप से देखने को मिली। उन्होंने लॉस एंजेलिस में बचाव और एक पालतू जानवर के लिए अभ्यासरण स्थापित किया। संदीप अभिनय योगदान रिकॉर्ड्स सूची सिल्वरस्टोन ने डेविन क्रूचेंस की 2004 के राष्ट्रपति अभियान में लगभग इन्होंने
$500 USD का भुगतान किया। उन्होंने बारबन ओब्लास्ट राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार का समर्थन किया। पर्सनल डिटेल इनके बारे में बताया तो इन्होंने 11 जून 2005 को लेक ताहो में समुद्र तट पर एक समारोह में अपने लंबे समय से प्रेमी रॉक संगीत का क्रिस्टोफर जूरियन से शादी की। 1997 में वह एक थिएटर के बाहर की मुलाकात के बाद उन्होंने अपने शादी में पहले 8 साल तक डेट की और अपनी शादी से लगभग 1 साल पहले उनकी सगाई हो गई और जॉर्किन ने सिल्वर स्टोन्स की एक सगाई की अंगूठी भेंट की जो कि उनकी दादी की थी। वह लॉस एंजलिस की एक पर्यावरण युगल घर में रहते थे जिसमें सौर पैनल्स और एक जैविक वनस्पति उद्यान था और सिल्वर स्टोन्स ने 1986 में एक कुत्ते के समूह के साथ साझा किया। 5 मई 2011 को सिल्वर स्टोन्स ने एक बेटे को जन्म दिया और मार्च 2017 में उन्होंने एक बेटे को अपने मुंह से चबाए हुए खाने को खिलाते हुए वीडियो अपलोड की जो कि बहुत ही आकर्षित थी। और जूरियन सिल्वर स्टोन्स फरवरी 2018 में अलग हो गए और मई 2018 में उसने तलाक की अर्जी दी। साथ ही साथ नवंबर 2018 में अंतिम रूप दिया। फिल्मोग्राफी भी इनकी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिली। द क्रश 1983 में और हाईडे वे 1995 में, ट्रू क्राइम्स 1986 में, साथ ही साथ बैडमैन रॉबिन 1987 में और ब्लूज फ्रॉम द पास्ट और लव्स अबाउट द लॉस, साथ ही साथ ग्लोबल हैरिस रॉक माय वर्ड्स 2002 में और स्कॉबी डूबी 2 मॉन्स्टर अनसेन और साथ ही साथ ट्रॉपिक मर्डर 2008 और द आर्ट ऑफ गेटिंग माय 2011 के अंदर। साथ ही साथ इनकी और भी कई मूवीज़ हैं, किंग कोबरा, कैटिफाइड 2016, साथ ही साथ वेलीगल 2020 और लास्ट सर्विस, साथ ही साथ रिपटेल अभी जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और अपकमिंग इनकी 3 मूवी है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ट्यूनलेस 2000 के अंदर एक तरह से 23 के बाद इनकी अपकमिंग मूवी आपको देखने को मिलेगी। क्रेजी हाउस इनकी 2024 में अपकमिंग मूवी है और Y2K ये भी इनकी अपकमिंग मूवी है। यानी 4 इनकी अपकमिंग मूवी के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ जानकारी दी है। आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नेटफ्लिक्स की इस मूवी के बारे में बात कर रहे थे और सारी कुछ जानकारी मैंने इस मूवी के बारे में आपको दे दी है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आप इसे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो। आप यदि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया है, यदि आप उससे लेते हो तो आपको 50 से 60% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।